इस साल का जो वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है यूएन एड्स पर डिक्लेयर किया है वो है इक्वलाइज। ठीक है, तो नहीं बोला है, इक्वालिटी नहीं बोला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ नहीं है, इक्वलाइज यानी कि टाइम है अब एक्शन का। बहुत हो गया बोलना कि इक्विटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अब एक्शन में दिखाओ। ठीक है, सो और एक्शन में क्यों दिखाओ? क्योंकि हमको पता है कि HIV जो है वो उसका जो यूएन एड्स का एम है कि 2030 तक उसको एंड करना है। ठीक है, वो एंड तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है हर जगह से, हर पॉपुलेशन से, हर कंट्री से HIV को जो है ना निकाला जाए। तो और हमको ये भी पता है कि जहाँ जहाँ पर HIV जहाँ कंट्रीज में लो प्रेवलेंस भी है, लेकिन वहाँ कुछ पॉकेट्स में हमेशा रह जाता है। ठीक है, और इसलिए जो है जो मोस्टली जो पॉपुलेशन में रह जाता है, हम सबको पता है कि ज़्यादातर जो है वो सेक्स वर्क में रह जाता है, या ट्रांस मैन, गे मैन जो है MSM, ट्रांस वुमेन सॉरी जो है, और फिर जो है पीपल में इंजेक्ट ड्रग्स, और ये पॉपुलेशन कम की पॉपुलेशन होते हैं वहाँ रह जाता है। सो आज के प्रोग्राम के लिए I would like to invite Deepika to join me on the podium over here. उसके बाद नंदिनी हाँ आ जाइए, कुसुम जी, मोना और अमन, अभिषेक आ जाओ। तो आज जो है हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे इसी इक्वलाइज इशू के ऊपर, और जो है हमने जो देखा है एपिडेमिक के अंदर कि ट्रांसजेंडर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वल्नरेबल है। इंडिया के अंदर जो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो प्रेवलेंस रेट आफ्टर ड्रग यूज़ है वो ट्रांस वुमेन के अंदर आता है। सो मैं दीपिका से शुरुआत करना चाहूँगा। जो इन टर्म्स ऑफ ससेप्टेबिलिटी है वो 14 टाइम्स हायर है, 14 टाइम्स हायर, यानी कि ऑलमोस्ट 1400%। तो इसके और ट्रांस आइडेंटिटी और जो हमारे इश्यूज रहे हैं ओवरऑल, तो इक्वलाइज आपके लिए क्या मायने रखता है? So according to me, equalize, like for example, already the government has started some steps. मतलब अभी कुछ मुहिम चल रही हैं, कुछ काम चल रहे हैं, जैसे स्माइल पोर्टल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। बट येस, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो नाको ने की है उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पहले ट्रांस एक्सक्लूसिव सेंटर्स नहीं होते थे नैको के प्रोजेक्ट टारगेटेड इंटरवेंशन में, बट अभी वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं कुछ टाइम से, और हम देख पा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का डेटा बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग कि जब ये हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं कि सब चीज़ों को हम इक्वल तरीके से ले रहे हैं, देख रहे हैं। बट येस, जिस तरह से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज तक करते आ रहे हैं, आई थिंक उसके ऊपर हमको काम करने की और बात करने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एम्पावरमेंट की तरफ भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ तक बहुत हो गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी बोला था कि बहुत हो गया कि हम बोलते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट अब कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करना पड़ेगा जहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम फोकस करें, उनकी एजुकेशन की तरफ फोकस करें, उनके बाकी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज बियॉन्ड HIV STI जो है उसके ऊपर फोकस करें। और आई थिंक गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल पोर्टल करके जो निकाला है, स्माइल स्कीम करके निकाला, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये सब लोगों तक जाए, और अवेयरनेस होने के बाद वो सारी सर्विसेज लोग अपटेक करें ताकि सब कुछ इक्वली लेवल पे आ जाए। मतलब लाइक वो सर्विसेज जब बेनिफिट्स लेंगे तो वो धीरे धीरे उनका स्केल अपग्रेड होकर ऊपर आएगा और वो सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दिस हिस्ट्री दैट क्यों लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इतना ज़्यादा HIV का रिस्क है अगर हम सभी लोग देखते हैं तो। क्योंकि इसकी हिस्ट्री ये है कि 1860 में धारा 377 लगा दी गई और उसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरा एक्सक्लूड कर दिया समाज से, मतलब बाहर जंगलों में जाके ट्राइब्स एरिया में जाके रहने लगे। और जब ट्राइब्स एरिया में जाके रहने लगे तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन नहीं थी, समाज से जुड़े हुए नहीं थे और तब तक कतराते थे, डरते थे। और उसका वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज भी ये गैप्स और इश्यूज नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे हैं कि हाईएस्ट HIV प्रिविलेंस दिखाई देता है आफ्टर IDU कम्युनिटी विद इन दी ट्रांस कम्युनिटी। थैंक यू दीपिका।
मैं आगे चलना चाहूँगा नंदिनी जी के पास। जो हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन और मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसमिशन रूट होता है वो वाया ब्लड होता है। और उसके अंदर जो है हम पहले जब एपिडेमिक शुरू हुआ था तो ब्लड ट्रांसमिशन होता था, लेकिन उसको तो फटाफट काबू में ले आया गया, बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ ब्लड जो होता है आज वो पहले स्क्रीन होता है बिफोर इट इज़ गिवन टू एनीबडी। तो उसके ऊपर तो काबू, लेकिन जो ड्रग यूज़ है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, वो आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो इक्वलाइज की थीम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से 3 चीज़ें आप चाहेंगी कि जो हो जाए 1 साल के अंदर, जिससे जो है एक बड़ा इम्पैक्ट आए इन द IDU कम्युनिटी ऑन HIV? When we talk about equalize, what I understand from equalize के बारे में पढ़ के जो मुझे समझ में आता है कि इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं: इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और सूटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। इधर और एक भी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी सर्विस। अगर आज हम देखें तो पीपल हु यूज ड्रग्स आज तक और पहले से भी ऐसा ही है कि हम सबसे इग्नोर्ड और सबसे साइडलाइन ग्रुप है, क्योंकि कहीं बॉटम लाइन में लोग ये समझते हैं कि ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हमने खुद किया है, सो वी डोंट डिजर्व हेल्प, वी आर नॉट वर्थ ऑफ, हम उतने वैल्यूबल नहीं है कि हमारी भी राय लिया जाए in the design of any programs or policies. If we talk about women who use drugs, अभी तक आज तक 2 आर्टिकल्स के सिवाय, वो भी it was not exclusively for women who use drugs, एक किया गया था by UNAIDS and Alliance several years ago। उसके अलावा हमारे ऊपर कोई रिसर्च ढंग का हुआ ही नहीं है अभी तक। सो आई थिंक पहली चीज़ है, हमें पुश करना चाहिए कि प्रॉपर रिसर्च किया जाए, what are our needs as people who use drugs, quality of the services that we are getting, जो गाइडलाइंस में है और जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, इट इज़ नॉट पोलर ऑपोजिट्स। लाइक अगर मैं OST ले रही हूँ तो मुझे नीडल सिरिंज नहीं दिया जाएगा, अगर मैं नीडल सिरिंज ले रही हूँ तो मुझे OST नहीं लेना चाहिए। दीज आर ऑल रूल्स जो वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो मेरा पहला विश इज दैट हमारे ऊपर प्रॉपर रोबस्ट रिसर्च किया जाए। एंड कुछ सालों से एक शिफ्ट, द ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन हैज शिफ्टेड। पहले जैसा नहीं है कि इट्स ओनली पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट और लाइक पीपल हु आर some way associated very closely with drug use. We are seeing a very big shift in injecting drug use. We are seeing different kind of drugs coming into the market. Bad drugs which can kill you also. Many people are dying. So the quality of drugs, and that needs to be looked into. People like for example in Europe, if I go for a party, I get a drug testing kit, which I can actually test the drug and see how much heroin is in it or what is in it exactly. Fentanyl is reached India, and fentanyl is a killer. It's a killer. If you start fentanyl, or PHP or PHC, one of that, it's like death. It's like that's the end, that's the final stage of that drug, and it has reached here. But people don't know what is fentanyl. They are told it is MDMA. Go enjoy for a party, take, and they take it. And people are dying of overdose. Till today we don't have naloxone also available for a person who is dying. If I want naloxone, I need to go ask one person, वहाँ से एक पर्ची ले लो और एक जगह में जाओ, अस्पताल में जाओ और एक पर्ची ले लो। क्या वो बंदा जिंदा रहेगा इतने टाइम तक? अगर आप जमुना बाजार में देखोगे, every week there are dead bodies जो म्युनिसिपैलिटी को आके उठा के लेना पड़ता है, because no one is there to claim them. They are migrants. 95% of people in that side of Delhi are migrants. So another example, when Alliance opened the Kapurthala Center in Punjab, that time there were approximately 300 to 500 women who use drugs. I am in touch with them almost on a daily basis. Today there are 700 to 1,000 women who use drugs in the same regions which they were covering. So we need to revamp that center, because right now
most of the services are focused in northeast of India, which I agree is very much needed because there is a huge population of women who use drugs there. पर यहाँ पे भी ज़रूरत है. ये लोग बोलते हैं कि यहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स है. सो इफ छोटे छोटे पॉकेट्स का मतलब ये नहीं है कि वी डोंट एग्जिस्ट. इवन छोटे छोटे पॉकेट्स में भी ओवरडोज हो रहा है, बैड ड्रग्स आर बीइंग सोल्ड. देयर इज सो मच ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी with sex workers and drug use, transgender and drug use. There is a huge number of population even in the transgender community who are using drugs. You know, but if we are not able to access, there is such a bada gap hai in between me and accessing those services. So I would say for women who use drugs, we need to really, like they are saying, enough of talk, let's do action. So what is the action we can do? We have been wanting this for years. We have been advocating for this. हम कितना dialogue कर रहे हैं, कितना और try कर रहे हैं कि पर एक सेंटर पंजाब में खुला और वो भी बंद हो गया because of funding. You know? So आज फिर भी वो सेंटर चला रहे हैं खुद की लोकल फंडिंग इकट्ठा करके, you know, और सिर्फ OST डिस्पेंस कर रहे हैं. But still, that is not. We as drug users, we deserve to get every service and the highest attainable service of health according to the WHO model. So that would be the second thing that I would want to see is to bridge the gaps between the community and the services that are available. There are many gaps that need to be addressed, even for the general population also. Stigma and discrimination is heaviest we face because again जैसे मैंने बोला लोगों को लगता है कि ये कुछ है कि हम और मुझे लोगों ने बोला भी है, you know, like मैं honestly share करूँगी. एक औरत ने मुझे एक बार बोला I have HIV, मुझे तो हस्बैंड से मिला, लेकिन आपने तो खुद कर लिया ये. And she was one of us, she works with us only, you know, like so if this is the attitude and the thinking pattern of even healthcare professionals needs to be addressed. Police sensitization, harassment by authorities, these are things that हमें उन पे भी कुछ dialogue start करना चाहिए. And I think जब कोई सर्विस दिया जाता है किसी को, so अगर हम किसी को OST दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? ताकि उनका लाइफ एक स्टेबल लाइन पे चले. बट दैट इज नॉट इनफ. उनके लिए और कुछ किस्म का स्किल ट्रेनिंग या कोई चीज़, कोई ट्रेनिंग या कोई फैसिलिटी जिससे वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके. ताकि यू नो समटाइम्स वी हैव प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और वी आर जस्ट लेफ्ट विदाउट क्लूलेस. अब आगे क्या करें? या नाउ व्हाट डू वी डू नाउ? सो धीरे धीरे वही हो जाता है. आई एम बैक टू माई ड्रग यूज. So some kind of follow-up, whatever small it is, we can tie up with the government or with people who are doing this already. एक छोटा शॉप खोलने में मदद या एक पान शॉप खोलने में मदद, you know, like some training course or stitching course or you know something like that, something that will help me to sustain myself even after the project is over. So these are things that the kind of gaps that I think need to be addressed. And of course, you know, the amendment of current policies that are very hostile for people who use drugs. They are very anti-drug user. So I think that needs to be changed. We need to work on the revision of some programs and policies. थैंक यू सो मच. कुसुम जी, आपसे अभी रिसेंटली इस साल जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए और उनको हैरेस नहीं करना चाहिए. तो इसको ध्यान में रखते हुए कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमको लगता है कि, तो एक ये हम लगता है कि इक्वलाइज की दृष्टि में ये एक उसको एक प्रोफेशन मान लेना एक काफ़ी लंबा स्टेप है. तो अब इसका आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट कुछ दिख रहा है या दिखेगा या क्या होना चाहिए इसके बाद जो? जी,
अभी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद तो ऐसा अभी बहुत कम पुलिस वालों मतलब कि जो भी कानून बनते हैं या कोई भी जजमेंट आती है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों को उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। पुलिस वालों का वही नज़रिया होता है क्योंकि वो जिस ग्रास रूट से आए, जिस ग्रास रूट से मैं हूँ शायद पुलिस वाले भी उसी ग्रास रूट से हैं, उन्हें भी उतनी नॉलेज है जितनी हमें होती है। बस उन्हें यह है कि ये लोग ये गंदा काम करें, इनको अरेस्ट करना है, उनको ये नहीं पता कि कोई जजमेंट है या उनको किस टाइम अरेस्ट करना चाहिए किस टाइम नहीं। पर अभी बहुत सारी दीदियों से सुनने को मिल रहा है जो बाहर सेक्स वर्क के लिए जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कि अभी हमारे साथ अगर कोई क्लाइंट बदतमीज़ी करता है तो हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वालों का रवैया अभी ठीक है। पर हम एक सेक्स वर्कर कम्युनिटी कलेक्टिव होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कम्युनिटी और पुलिस के बीच एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखें। पुलिस वालों को जजमेंट के बारे में बताना है और कम्युनिटी को भी बेहतर तरीके से जजमेंट के बारे में बताना है कि जजमेंट में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और हम इंडिविजुअली सेक्स वर्क करेंगे तो हम गुनहगार नहीं है। अगर हम 2 दीदियों को साथ में रखते हैं या रेंट पे रह रहे हैं रूम लेके 4 लोग साथ में हैं तो शायद वो क्रिमिनलाइज है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताने के लिए ज़रूरत है। तो मैं हमेशा से मेरा यही रहता है कि हम कोशिश करें कि हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी चीज़ों के बारे में भी बताएं, क्योंकि प्रोग्राम में हम सिर्फ बीमारियों के बारे में बताते हैं, हम HIV के बारे में बता रहे हैं, हम STI के बारे में बता रहे हैं। सेक्स वर्कर कम्युनिटी बहुत कम पढ़ी लिखी है, उन्हें नहीं पता कि क्या कानून है क्या नहीं। उन दीदियों को पता है शायद जो किसी ना किसी कलेक्टिव से जुड़ी हुई है या किसी CBO से जुड़ी हुई है। जो CBO में नहीं है, जो लोग नहीं आ रहे, उन्हें नहीं पता है कि कोई जजमेंट आया है। बस अभी भी जजमेंट आया तो लोगों को ये लगा कि सेक्स वर्क फ्री हो गया है और सरकार ने इन्हें आज़ाद कर दिया है कि आप आराम से सेक्स वर्क करो। तो अभी भी सेक्स वर्क आराम में नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम अपने जैसे कि हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कई बार हम एडवोकेसी करना चाह रहे हैं, पुलिस वालों के साथ एडवोकेसी करते हैं, हम लॉयर्स के साथ अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है नेटरी, जिसके तहत हमने अभी पुलिस के साथ एडवोकेसी की है। अभी हम कोलकाता में पुलिस वालों के साथ भी एडवोकेसी करने जा रहे हैं। तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पहले रखते हैं। अभी जब हम कनाडा गए थे तो वहाँ भी हमने पूरा उनका जो जजमेंट की सारी कॉपियाँ वहाँ लगाई थी। तो जो बाहर के विदेशी लोग थे उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ पे कि भाई इंडिया में एक ऐसा जजमेंट आ गया है कि आप आराम से कर सकते हैं। पर जजमेंट तो आ गया है, उस जजमेंट को फॉलो कैसे कर रहे हैं हम और वो सरकारी लोग जो हमको परेशान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं HIV के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब कि मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर HIV नहीं आता, NACO नहीं आता तो कम्युनिटी कभी भी बाहर नहीं आती। उनको अपना वजूद ही नहीं पता था, हम वही सेक्स वर्क करते और वहीं सड़ते रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। एक बीमारी को साथ हम एक वायरस के साथ बाहर आए और हमारे बहुत सारे जो एक HIV वायरस के अलावा जो हमारे साथ बहुत सारे वायरस जुड़े हुए थे वो भी हमने हटाए हैं अपने ऊपर से। गुंडा हुआ और भी कुछ हुआ, मकान मालिक का हरासमेंट है, समाज का हरासमेंट है। आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ खड़े होकर तो शायद कहीं ना कहीं वो HIV की देन है कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि NACO के साथ हम वो बहुत सारे प्रोसेस करें जो नहीं हो रहे हैं आज भी। अगर हम किसी चीज़ को बराबर लाने की या बराबर साथ चल के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी होना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं बीच बीच में कोर्ट के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में कम्युनिटी को बताएं। उसमें पुलिस वालों को भी बुला लें। बहुत सारे TI हैं जो अपने उसमें जब वो कोई कम्युनिटी इवेंट करते हैं पुलिस वालों को बुलाते हैं, बस वो वहाँ तक ख़त्म है कि आप आए, ये हमारी कम्युनिटी है, उनको गिफ्ट दिला दिया, कुछ नाच गाना हुआ, ख़त्म। पर जब आप कम्युनिटी इवेंट कर रहे हैं तो उसमें किसी लॉयर को इनवाइट कर लीजिए, उसमें जजमेंट के बारे में बताइए। एक रहेगा कि हम किसी के सामने बात कर पा रहे हैं, हम किसी को फेस कर पा रहे हैं। क्योंकि हम अगर कोई एक जगह पे कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम बहुत बड़ी कम्युनिटी को नहीं बुला सकते। तो अगर हम छोटी छोटी जगह TI के माध्यम से करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो पाएगी और हम ज़्यादा लोगों को समझा पाएंगे। तो एक मेरा ये है कि हम इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बता सकते हैं, कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं और कम्युनिटी को एक खुलापन दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी पुलिस को लेके कहीं ना कहीं डर है। चाहे मैं यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ, अगर पुलिस सामने आती है तो मैं भी एक बार को मेरा अपना सोच अलग है, पर और दीदियों का नहीं होगा। वो इस तरीके के घर से निकल के आ रही हैं कि वो नहीं बोल पाएंगी, पुलिस को फेस ही नहीं कर पाएंगी, वो उसका पैसा दे के छूटने की कोशिश करेंगी, वो लड़ नहीं पाएंगी कि भैया ये जजमेंट है, इसको पढ़ ले, उसके बाद तो मुझे हाथ लगाइए। उतनी हिम्मत लाने के लिए शायद हमें उनके साथ, अपनी ही बहनों के साथ बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू अलायंस जो मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। Thank you so much. So we'll shift to Muna. Muna ji, as a woman living with HIV who's out at open and have been through several struggles,
और आप जो है काफ़ी इस इशू को मतलब नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे रखती हैं। तो हमको पता है कि अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी कोई ड्रग नहीं था, कुछ नहीं था, आज एक क्रॉनिक इलनेस की तरह से है, लेकिन सब कुछ जो है फिर भी ठीक नहीं है। सब कुछ तो नहीं ठीक होगा, काफ़ी सुधरा भी है और काफ़ी सुधार की आवश्यकता भी है। तो आने वाले 1-2 साल में अगर इक्वलाइज करना हो हेल्थ सर्विसेज को फॉर किल HIV एज दे आर अवेलेबल टू अदर पीपल, तो क्या कदम होंगे जो सरकार ने उठाने चाहिए? Thank you, sir. First of all, to Alliance to making this event as a significant event for us, for the communities. और थोड़ा सा सर मैं पीछे जाना चाहूँगी, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे अगर एक बार बात कर लें, क्योंकि हमारी टीम में कई सारे लोग एकदम नए हैं जिनको शायद वर्ल्ड एड्स डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है उतना डिटेल में नहीं मालूम होगा, तो मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो वर्ल्ड एड्स दिवस है वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और 1988 से ये सबसे पहला जो वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्वेशन किया गया था वो यूके में किया गया था। और ये क्यों किया जाना शुरू हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देखा गया कि उस समय एक महामारी के रूप में जब ये बीमारी आई थी विश्व में, तो बहुत सारे मृत्यु होने लगे थे, बहुत सारे लोग अपने परिवारजन, अपने मित्रजन, अपने साथी खोने लगे थे। तो ये देखा गया कि कम से कम कोई एक दिन ऐसा रखा जाना चाहिए जिस समय हम उनको याद कर सकें और कम से कम हम अपना एक संकल्प बना सकें कि हम समाज में HIV को रोकथाम देने में मदद करेंगे और इसको आगे नहीं फैलने देंगे। तो विश्व रूप में 1 दिसंबर को ये आज का दिन ऑब्जर्व किया जाता है। जहाँ तक बात आती है एक्शन की, जो सर ने बताया कि हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो करीबन 35 साल हो चुका है HIV इन्फेक्शन आए हुए। आज हमारे पास में 3rd जनरेशन है ना। जो लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई हुए होंगे उनके बच्चे हो गए, फिर उनके भी बच्चे हो गए। अभी तो हमारा 3rd जनरेशन है जो HIV के साथ जी रहा है, और जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे देश के आंकड़े हैं तो करीबन 24 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सरकार के आंकड़ों में रिकॉर्डदत्त हैं, जिनके दस्तावेज हैं, जो HIV पॉजिटिव स्टेटस अपना जानते हैं। और उनमें से तकरीबन 14.5 से 15 लाख लोग जो हैं वो अभी ARV का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया कि अभी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं हो गई हैं, है ना। जब मुझे पता चला था 99 में कि मेरे हस्बैंड को HIV इन्फेक्शन है, और उसके बाद मैंने जब अपनी जांच कराई तो मुझे पता चला कि मुझे भी HIV का इन्फेक्शन है, तो उस समय लोग जानते ही नहीं थे HIV का नाम, लोग सिर्फ एड्स जानते थे, एड्स इक्वल टू डेथ। और इसी तरह से जो प्रचार प्रसार भी हो रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे अगर एड्स के कहीं पे, तो एड्स और एक बड़ा सारा सांप का वो चित्र होता था कि एड्स इक्वल्स टू डेथ। ये लोगों में समझ आने के लिए ही कम से कम हमें 2 दशक लगे कि लोग समझें कि HIV क्या है, एड्स क्या है, ठीक है। तो अभी लोगों में उतनी समझ हो चुकी है, क्योंकि जब से NACP प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम जब से शुरू हुए हैं, तो अभी 5वें फेज़ में हम लोग हैं। तो अब लोगों में समझ बन चुकी है कि HIV क्या है, उसका उपचार कहाँ पर है, उसका जाँच कहाँ पर होती है, तो काफ़ी जागरूकता है। लेकिन अभी भी अगर हम ऐसे तबके की बात करें जो महिला तबका है, जो HIV से संक्रमित है और प्रभावित भी है, और जब हम बात करते हैं महिला, इट डजंट मीन कि मैं एक स्ट्रेट वुमेन हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात करूँ ना। यहाँ पर महिलाएं मतलब ट्रांस वुमेन भी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं, जेल में महिलाएं रह रही हैं, कई सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में महिलाएं रह रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा अवस्था में रह रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कि HIV का पता होने के बाद उनको घर से निकाल दिया जाता है, घर परिवार से उनको भेदभाव से और कलंकित होकर निकलना पड़ता है। तो महिला का एक जो पारिभाषिक रूप है अभी काफ़ी बदल रहा है, और उस बड़े अम्ब्रेला के बीच में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आज भी हमें सामना करनी पड़ रही हैं। जस्ट रिसेंट हम लोगों ने एक केस सुना होगा, काफ़ी सारा मीडिया में आया भी था। फिरोज़ाबाद में अभी एक गर्भवती महिला के साथ में भेदभाव किया गया अस्पताल में, और उसकी वजह से उसकी बच्चे की मृत्यु हुई। ये तो सिर्फ एक केस था जो मीडिया के लाइमलाइट में आ गया, पता नहीं देश में कितने केस। और खासकर अब जब हम राजधानी में रह रहे हैं, अगर हम दिल्ली की ही बात करें, आए दिन हमें किसी न किसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी में है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो किसी और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हम लोग जो एक्शन की बात करें अगर विमेन लिविंग विद HIV के लिए, तो सबसे पहला जो उसकी स्वीकार्यता है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर एक महिला है और अगर मान लीजिए गर्भ के दौरान उसको उसका HIV का स्तर पता चल रहा है, या फिर वो किसी हाई रिस्क ग्रुप से है, अगर वो ड्रग यूज़ करती हैं, या फिर वो सेक्स वर्क करती हैं, या वो ट्रांस वीमेन है, तो वहाँ पर भी हम उनको संवेदनशीलता का व्यवहार करें,
उनको एक मौका दें हर एक क्षेत्र में। जैसा मेरी बहनों ने अभी बात भी किया यहाँ पर कि उनको कहीं ना कहीं आजीविका का जो स्किल बिल्डिंग्स है उसकी ट्रेनिंग से जोड़ा जाए, उनकी क्षमता वर्धन की जाए, उनके स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जाए, जिससे कि जो सरकार के कार्यक्रम भी चल रहे हैं वो सस्टेन हो सके और कम्युनिटी उसको ओन कर सके। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो दिन पर दिन सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, हम गरीबी से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। दो अच्छे फैक्टर तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस के रेट भी बढ़ रहे हैं, है ना। महिलाएं शिक्षातर तो उच्चतर तो शिक्षा ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्किल्स की कमी है। अभी भी वो क्षमता नहीं है कि मैं पति से झगड़ करके घर से बाहर निकल के कमाने जाऊं, है ना। तो वो क्षमता लाने की ज़रूरत है हमारे अंदर। जैसा अभी कुसुम ने बताया कि पुलिस के आगे खड़े होकर अगर मैं कहूँ कि मैं सेक्स वर्कर कर रही हूँ और ये मेरा अधिकार है, वो अभी हिम्मत आने की ज़रूरत है। तो जितने भी तबके की महिलाएं हमारे देश में हैं या हमारे घरों में हैं, सबसे पहले हमें उनको एज अ वीमेन स्वीकार करने की ज़रूरत है। उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जब उनके साथ दोहरी जोखिम जुड़ जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि वो HIV के साथ जी रही हैं या जोखिम ग्रुप से है, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी मानवीय तौर पर और समुदाय के तौर पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगी कि ये जो इक्वलाइज एक्शन है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवहार में लेकर आएँ और अपने संगी साथियों को, अपने परिवार में सभी को संवेदनशील बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आना चाहूँगा अभिषेक की तरफ जो है अपना। अभिषेक, इस जो है ये यंग लोग हैं जो आज की जनरेशन है, वो सारा टाइम 24 घंटे ऑनलाइन है तो जो है अपना, और अभिषेक का तो काम ही है ऑनलाइन होके सबको देखना जो है अपना। तो ये ऑनलाइन का जो ये जग है और वहाँ से जो फिर ट्रांसमिशन का जो इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जो है वहाँ सर्विसेज पहुँचाने के लिए, ऑनलाइन जगत में पहुँचाने के लिए क्या होना चाहिए। जैसा कि अभी लॉकडाउन जो लगा था उसमें हम ये देखा गया, हम लोगों ने ये ग्राइंडर पे हमने देखा कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने पे उनके अंदर अभी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की अभी बहुत ज़रूरत है उनको। वहाँ पे हमने देखा कि जो अभी स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी 17 से 18 साल के बीच के उम्र के जो बच्चे हैं, उनके पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। और स्कूल में भी जो है कि जो एक चैप्टर है सेक्स एजुकेशन, वो दिया नहीं जाता, वो टीचर उनको पढ़ाते नहीं, वो चैप्टर स्किप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको नॉलेज नहीं होती। और इस एज में एक्सपेरिमेंट करने का वो होता है, जो लड़के जो होते हैं इस टाइम के, वो एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसमें हमारा रिएक्टिव रेट बहुत ज़्यादा निकल के आया था। एक चीज़ ये है, और एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को रीच भी किया है, काफ़ी लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि हम इनके ऊपर ऐसा कर सकते हैं कि एक स्किल और एजुकेशन पे वो काम कर सकते हैं, इनकी स्किल और एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं। बस इतना ही बोलूँगा। और जो है अपना ऑनलाइन वर्ल्ड पे जो है कि लोग, अब जैसे हमारे ज़माने में ये होता था कि हम लोग जाते थे NGO में जाके कॉन्डम उठाते थे और करते, तो अब क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, जो क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में तो कॉन्डम पहुँचा नहीं सकते किसी को, तो अब सर्विसेज जो कमोडिटीज़ हैं वो लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया सर आप कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उनको ये मैसेज देते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप आइए, आपका यहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट होंगे। हम उनको वहाँ से या अपने क्लिनिक तक लाने का वो करते, प्रोसेस अपनाते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक। गुलफाम जी, ये जो अभी वर्चुअल वर्ल्ड से जो है हम लोग देख रहे हैं, और अभी इंटरसेक्शनलिटी की बात हुई थी, नंदिनी जी ने बात किया था, केम सेक्स वगैरह जो है इसका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। तो इंटरसेक्शनलिटी पे जो है HIV, हेपेटाइटिस, TB, सेक्स वर्क, तो इसके ऊपर जो है अभी मतलब कहाँ तक सोच बढ़ी है इंडिया के अंदर, और कहाँ जाने की ज़रूरत है? तो सोच जहाँ तक है तो जवाब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि सोच अभी हमारे देश की वहाँ तक पहुँची नहीं है। और अभी जो है देश का मतलब ये है कि चूँकि हम एक इशू की बात कर रहे हैं और एक हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं, तो सोच
देश से सोच का मतलब ये है कि प्रोग्राम्स का, गवर्नमेंट का, और जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं उनकी सोच की बात है। तो हो सकता है कि देश में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो जिनको मतलब कुछ एक क्रीम 1-2% लोग जिनको बहुत नॉलेज हो इन सब चीज़ों के बारे में, और वो लोग इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज भी करते हों। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी, तो पहले तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बेसिक्स ये भी नहीं पता है। उनको तो बेसिक चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। मतलब लिटरली आई समटाइम्स आई एम सरप्राइज दैट समबडी दैट आई एम टॉकिंग टू हु इज़ अ कॉलेज पास आउट डज नॉट इवन नो व्हाट आर द बेसिक transmission methods for HIV or any sexual health issue disease. And this literally happened like 2 days ago. On Sunday I was talking to someone and he's a college pass out and he did not even know. So I mean basics, very very basic things. As he was saying कि हमको मतलब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, चूँकि हमारी सोसाइटी में सेक्स इज सच अ टैबू, तो इसलिए घरों में बात नहीं हो रही है। जब घरों में बात नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता ही नहीं है। अब जब जो कॉलेज से पास आउट होता है बच्चा, तो वो भी तो मतलब घर का बच्चा है, माँ का बेटा, तो उसको तो पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर लेकिन एक्सपेरिमेंट सबको करना है, और मतलब सेक्सुअल डिज़ायर है, बॉडीली नीड्स है, एंड तो वो तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। जब वो करते हैं तो फिर गलतियाँ करते हैं, उस जब नॉलेज है नहीं तो फिर गलतियाँ होती हैं। तो द होल पॉइंट इज़ दैट people are not even aware about the basics of it, and people like us who are sitting in the corridors of the civil society organizations, they are aware about all these issues, but then we have to on a very very regular basis fight with the government and advocate for the newer things which are coming. You know, I mean, we are talking about human beings, we are not talking about some you know स्टैगनेंट पेड़ पौधा या फिर कुछ ऐसा घर मकान की बात नहीं कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। तो इंसान बदलते रहते हैं। आपको ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है कि इंसान बदलते रहते हैं। कल जो है यही हम MSM और ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन थे जो CP में जो है पार्क में जाके क्रूजिंग करते थे। आज हम लोग CP जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे, डेटिंग साइट्स पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी को वहाँ पे जाके खड़ा होके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा एक पैटर्न शिफ्ट आ गया। पहले ये होता था कि HIV के सारे प्रोग्राम्स वर डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल फैक्ट दैट पीपल विल बी फाउंड एट दीज क्रूजिंग साइट्स। एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन दैट फैक्ट कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे ये साइट है, इतने लोग मिलेंगे, वहाँ पे इतनों को कॉन्डोम दे सकते हो, इतनों से बात कर सकते हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दैट ऑल यूज्ड टू हैपन। अब वो होता ही नहीं है। एंड दिस हैज़ चेंज इन लास्ट 5-7 years, नॉट लॉन्ग टाइम अगो। 5-7 साल में बदल गया है। और जब वो बदला है तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, आपको यू नो डेटिंग प्लेटफॉर्म, इतने सारे डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं जिसमें अब कोई चूँकि फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में कि जो आपके सो कॉल्ड हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन के लिए डेटिंग ऐप्स हैं उसमें भी सारे लोग जो हैं आपस में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। Even the social networking site, मतलब my friends keep telling me that Instagram is the most you know successful grinder these days, and you need to know how to talk to people on you need to know how to talk to people on Instagram to you know get them in your bed, and people are doing it, by the way, on a daily basis. So so the fact remains that when all of these you know things have become so fluid and so much of the merging of the things is happening, then nothing remains very subtle in a way that you can say that if you go there you will find homosexuals. You will go everywhere and you will find homosexuals everywhere. As long as you are sleeping with a man, you are a homosexual. You are engaging in a sexual activity with a man. It's as simple as that. So the intersectionality of course comes into the question, and then there are intersectionalities not just on the fact of population's characteristics but on the practices and on the vulnerabilities. So when somebody is a homosexual, he can also be a sex worker, he can also be a drug user, or he can for that matter be living with HIV and homosexual, you know, similar as Kusum Didi was saying for the transgender population. So it is all very true. So the fact remains that when we have all of this happening, but then the programs and the you know interventions are not recognizing these facts and are still running on the very traditional models with some modifications with time. So the issues which are coming up, the newer issues which are coming up, of course will not be addressed.
So which is exactly where I started. That it's very simple that we are we are way behind to address the issues in a way that needs to be addressed. And you specifically mentioned about the drug use. So drug use, especially for cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, the metropolitan cities, drug use among the MSM and transgender population is one very big epidemic which is happening right now. And people like us are getting calls at least once in a week that somebody has faced an overdose issue, or somebody was admitted to hospital at night because of the overdose, or something has happened. I had to take my friend to 5 doctors, and then the 6th doctor admitted because he was on drug overdose and this and that. But then these things possibly are not reaching to the policy makers who are making these policies. So still जो हमारा TI चल रहा है वो traditional TI ही चल रहा है, MSM TI. That means you just distribute the condoms and do XYZ whatever activities you are supposed to do. But then the traditional MSM TI has to merge with the harm reduction TI in so many ways to be able to provide the services to the MSM and transgender population, for that matter, who are using drugs. Or sex workers TI have to engage with the other TIs to understand what is happening and how the newer issues can be addressed. Thank you, Gulfam. So we'll open the panel for discussion. Looking at the timeline, I think I'm going to invite, there are some people online from the states. So 3 questions from the people who are online, and then we'll open to the people sitting over here. So my request to our colleagues who are joining us from different states, would be state coordinators and aero office people. If there's anything you would like to ask any participant, up to 3 questions total. So let us move with that. As of now, we don't have any questions. As of now, we don't have any questions. Anybody wants to speak, comment anything? Who are online? This I'm opening up for people online. Anybody wants to comment, talk, speak for a minute or 2? Anybody? As of now, no. We can ask Anybody? from the office. So if you have any questions, please put it in the chat box. We'll come back. If anyone wants to speak, then they can also put that into the chat box. So we'll open यहाँ पर जो हमारी audience है उसमें से कोई अगर पूछना चाहेगा, क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, इशू रेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हर स्टाफ तो जो है की पॉपुलेशन या उससे नहीं आता है. तो एनीबडी वांट्स टू रेज एनी इश्यूज और जनरली टॉक अबाउट फ्रॉम एन अलायंस पर्सपेक्टिव, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, अप टू 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस हियर. If there is, yes, Firoz ji. So, कमेंट और एक ऑब्जर्वेशन भी मेरा है कि हम जब यंग लोगों की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम लोगों ने वर्चुअल इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहा है. व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट कोविड पीरियड, यंग लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है, वो वर्चुअल स्पेसेस है, और जो अभिषेक ने बात करा, बट उनके पास में नॉलेज नहीं है. एट द सेम टाइम यही एज ग्रुप जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, और आज भी हमारे पास वो कंडीशन है कि जब तक मैं 18 का नहीं होता तब तक मैं सर्विस नहीं ले सकता हूँ. तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, या फिर मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ एज पर लॉ, बट मैं सर्विस नहीं ले सकता हूँ. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैकुना है जो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ के रिस्क के तौर पे. अगर हमारे को HIV को कंट्रोल करना, और न्यू इन्फेक्शन जो अभी सबसे ज्यादा आ रहा है वो यंग लोगों में जो है वो इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. तो वो एक मेरा सवाल है कि अगर हमारे को एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक के तौर पे खत्म करना है 2030 तक, तो हमारे पास 8 साल बचे हैं, और इन 8 सालों में अगर हम देखें तो आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसी लॉज और पॉलिसीज हैं जो स्टिल क्रिमिनलाइज करता है हमारी आकी पॉपुलेशन को, जो स्टिल उनकी लाइफ को जो है डिफिकल्ट बनाता है, इंक्लूडिंग द एज ऑफ कंसर्न. तो
मेरा पूरे पैनल से ही एक सवाल है कि इक्वलाइज थीम के ऊपर में जो प्यूनिटिव लॉज हैं हमारे आज भी जो क्रिमिनलाइज करते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं पॉपुलेशन को, तो उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं ताकि HIV को हम लोग ऐसे पब्लिक हेल्थ थ्रेट के तौर पे एलिमिनेट कर पाए। कुसुम जी। मैंने फिजिकली बहुत काम किया पिछले 1-1.5 साल से। मैं वर्चुअल वर्ल्ड में मैं भी काम करने लगी, तो मेरे लिए बिल्कुल नया था कि मैं खुद सेक्स वर्क में हूँ, फिर भी मेरे को लग रहा था कि क्यों इतने सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और बात करते ही आज भी अगर मैं मैंने अपना एक मैसेज बनाया कि मैं काउंसलर, हम सफर ट्रस्ट, हम नेटरिच प्रोजेक्ट में आपको काउंसलिंग देंगे HIV नहीं, आप अपना पिक भेजिए, आपके साथ हमें सेक्स करना है। ग्राइंडर इन पे 18 से लेके मतलब कि 20-27 साल के, मतलब इतने छोटे बच्चे हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या बात करूँ। मैं समझाने की कोशिश करती नहीं, अपना पिक भेज दीजिए। उनकी फैंटेसी है कि वो एज सुन के और ज़्यादा वो सेक्स की तरफ ही जाते हैं कि अच्छा आप 40-42 साल की हो तो हमें आंटी के साथ ही सेक्स करना है, ये करना है। तो उन चीज़ों के बाद उनके दिमाग में कहीं भी नहीं रहता है कि कोई HIV नाम का कोई वायरस भी है या हमें STI हो सकता है। बस सिर्फ उनके दिमाग में रहता है कि हाँ कोई आंटी है, वो हमें अपना न्यूड पिक्चर भेज दे, हमसे मिल ले, अच्छा एक बार आप पहले सेक्स कर लो फिर हम टेस्ट करा लेंगे, ये भी कमिटमेंट करते हैं। तो इतने सारे समझाने के बाद भी उनको जाना सेक्स की तरफ ही है। तो कई बार जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो मैं क्लब हाउस पे काफ़ी दिन रही पिछले 1 साल, तो क्लब हाउस पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों से लोग आते हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, कोई हिंदू ग्रुप है, कोई वह, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सिर्फ लड़के लड़कियां सेक्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारी क्या फैंटेसी है, तुम्हें किसके साथ जाना है, तुम्हें किसके साथ सेक्स करना है। तो कई बार मैंने यही मेरे दिमाग में विचार आता है कि हम सब लोग मिलके वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे हम बातें करते हैं, सेक्स की भी बातें करेंगे, और सेक्स के साथ साथ हमारे साथ क्या क्या नुकसान हम अपना बिना जानकारी के उठा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि फिर उस ग्रुप में कितने लोग जुड़ते हैं, कितने तो कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं, कितने वो लोग जुड़ते हैं जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि भाई देखते हैं इसमें ट्रांस भी अच्छा, इस ग्रुप में सेक्स वर्कर भी हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं होती थी वो हमेशा क्लब हाउस आप सुबह 6 बजे खोल लो तो वहाँ लोग बातें करते हैं, आप रात को 1 बजे खोल लो तो लोग, मेरे को लगता है कि वो दुनिया ही अलग है। और बहुत सारी लैंग्वेज के वहाँ मतलब बहुत सारे स्टेट के ग्रुप है, तमिल भी है और भी है, इंग्लिश मतलब कि जो फॉरेनर लोग हैं उनके भी हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरीके के ग्रुप हमें बना के और उन लोगों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो उस ग्रुप में घुसे, बातें करें। फिर हम बता सकते हैं उनको कि आप 18 साल की से नीचे के हैं तो आप कैसे ये सर्विसेज ले सकते हो, हम उनको कैसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कौन उनका गार्जियन बन सकता है। कि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहेंगे कि उनके माँ बापों को पता लगे कि वो किसी के साथ सेक्स करके आए हैं और उन्होंने HIV टेस्ट कराना है, तो उनका कौन गार्जियन बन सकता है, कैसे वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए उनको कॉन्डम दुकान से ना खरीद के वो कहाँ से आराम से कॉन्डम ले सकते हैं। तो शायद हम उस तरह के कुछ ग्रुप ऐसी वेबसाइट पे बना लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस अपने HIV प्रोग्राम की तरफ जोड़ सकते हैं, सर्विसेज की तरफ जोड़ सकते हैं। तो शायद हमें एक बार बैठ के इन सब पे अगर हम विचार करते हैं तो शायद कुछ हम अच्छी चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यू लाइक टू कमेंट एनीथिंग? ये जो इशू उठाया लीगल जो है उन्होंने उठाया था लीगल का, फिरोज जी ने, कि लीगल स्टेप्स क्या होने चाहिए इक्वलाइज करने के लिए, तो कुछ आप उस पर बोलना चाहेंगे? आपने बोला था पहले। Can I say something? हाँ जी। Nandini, you want to say something? No, you go ahead then. Okay. So of course मतलब ये तो बहुत पहले से इस्टेब्लिश हो चुका है कि अगर जो है प्यूनिटिव लॉज हैं किसी कंट्री में, और अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सभी जितने पॉपुलेशन के लोग बैठे हुए हैं सभी के लिए बहुत सारे प्यूनिटिव लॉज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, स्पेशली फॉर ड्रग यूज़र कम्युनिटी और सेक्स वर्कर पॉपुलेशन के लिए। तो इट इज़ अ फैक्ट कि अगर ऐसे लॉज होंगे तो पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज और दूसरी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट द गवर्नमेंट्स हैव टू रियलाइज दैट if the population was not so much stigmatized and was not so much pushed to the margins of society, then possibly now when the governments are so progressive, then they will not have to make special policies and provisions to bring the population on certain level with the mixing with the other population. So शुरू से ही मतलब गलत रहा है कि जितने भी always it was in our society it's always about majority and minority, कि मतलब
आप जो भी ज़्यादा पॉपुलेशन में है वो कम वालों को दबाने की कोशिश करता है. सेम हैपेंड विद द MSM पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, सेक्स वर्कर्स, ड्रग यूजर और व्हाटएवर you can talk about. So punitive laws definitely push the whole population even further to the marginalization. Talking about the मतलब मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर सकता हूँ कि हमारे MSM कम्युनिटी में जो है शुरू से ही पूरा का पूरा HIV प्रोग्राम जो है वो कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए किया गया था बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द कम्युनिटी वेयर डू दे एग्जिस्ट. So in a way it was a compulsion also to involve the communities the way that we say that involve the communities. करना इसलिए पड़ा क्योंकि अदरवाइज आप पहुंच ही नहीं पाते हम तक के, इसलिए हमको इन्वॉल्व करना पड़ा. तो अभी भी जो है वो मतलब बहुत साल पहले की बात नहीं है. 2013 में 14 में हम लोग जब नेशनल लेवल वो कर रहे हैं कि साइज एस्टिमेशंस, अभी तक हम लोग जो साइज एस्टिमेशन कर रहे हैं हमको CBOs के थ्रू जाके करना पड़ रहा है. क्यों? अदरवाइज यू विल नॉट रीच टू द पॉपुलेशन. सो यू हैव पुश्ड द पॉपुलेशन सो फर्दर इन द सोसाइटी कि आपको दिखते नहीं है लोग, बिकॉज यू कैन नॉट, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट recognize by looking at people's face. It is about their sexual choices. So you cannot just identify anyone. तो जब आप इस तरीके से पूरा एड्रेस इशू को आप इस तरीके से आपने वो किया हुआ है तो, और उसके ऊपर से लॉज ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें आपकी पॉपुलेशन को क्रिमिनल जो है वो कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम तो आनी है. और जो अभी तक का हम लोगों का इस देश में जो एक्सपीरियंस रहा है कि क्या कर सकते हैं, जो फिरोज़ का क्वेश्चन है कि जो हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है जिन पॉलिसीज़ में हमारे पॉपुलेशंस के साथ जो है वो जो प्यूनेटिव लॉस को हटा दिया गया है, उसमें एक चीज़ जो मैं मतलब 2-3 चीज़ें जो कॉमन आइडेंटिफाइड हैं वो ये हैं कि भाई बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आपको गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के साथ जो है एडवोकेसी करना पड़ता है. और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेक्शन 377 के हटने से हमने देखा कि आपको जो है पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ी है. हम लोगों को एज अ कम्युनिटी वी हैड टू इस्टेब्लिश आवर एग्जिस्टेंस. Although we were criminals, but then we were doing parades and we wanted to show to the legislature and judiciary that we exist. Otherwise, it is the same government where the officials used to ask कि कहाँ होते हैं ये MSM ट्रांसजेंडर, हमें तो दिखते नहीं है कहीं भी. ठीक है, तो but then एक वक्त के बाद हमको इस्टेब्लिश करना पड़ा कि नो वी एग्जिस्ट एंड वी आर देयर, वी आर डूइंग परेड एवरी ईयर. इफ़ यू वांट टू सी, कम एंड सी in every city. So we had to do that. But then what is more important is that you have to realize is just not changing the punitive law is enough and will be the guarantee for anything. So for example, for our people, for my people, you have on one day just started declaring that now we accept you as a existing population, now you are no more criminal. But then it takes much more work to get accepted in the society for everyone's part, including the government. So the society, the people have to first acknowledge the fact and accept the population. We were doing everything that we were anyway doing before also, the way we wanted to have sex. Even we are doing it today. You declared us as legal does not change anything for us. But then what will change is that if you accept the way that we do, that is all. Yeah. So actually, I just wanted to add a little bit to Gulfam that, we all are here from the communities, and because we are implementing so many programs like now NACO का projects है और बहुत सारे private funding projects हैं. So जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उसको legalize मतलब इस एंगल से देखने के लिए कि किस तरह से उस पॉपुलेशन को कैटर कर सके प्रोजेक्ट में, राइट. तो समवेयर वी हैव टू पुश, बिकॉज हमारे पास वी ऑल हैव डेटा विद इन दी प्रोग्राम दैट फर्स्ट एज, जो फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर के टाइम पे उस बच्चे की, उस पर्टिकुलर इंसान की एज क्या थी. वी ऑल हैव दिस डेटा. नाको के प्रोजेक्ट्स में देखो, किसी भी प्रोग्राम में उठा के देखो, इफ़ आई विल गो एंड चेक माई प्रोग्राम ऑफ पहचान प्रोग्राम डेटा, वहाँ भी निकलेगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वो निकाल के रख दें सामने से कि इतने परसेंटेज जो लोग होते हैं उनका फर्स्ट सेक्स एनकाउंटर जो होता है वो तो इस एज में होता है, लाइक 18 से बहुत पहले हो जाता है.
तो अगर जब हम सामने, जैसे गुलफाम ने भी बोला कि वो एविडेंस जब हम लाए सामने की पॉपुलेशन है, तो ये भी एक एविडेंस है कि पॉपुलेशन है, लोग हैं जिनके पास इस एज में ये सब कुछ होता है। तो क्यों ना हम उनकी तरफ ध्यान दें, क्यों ना हम सोचें, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो जब हम ये डेटा निकाल के लाएंगे, आई थिंक मिनिस्ट्री हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रांसजेंडर पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो सब ये सोचेंगे और आई थिंक डेफिनेटली हम उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के लाएंगे कि येस देयर इज़ नीड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, यंग यूथ और एडोलेसेंट। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो फिरोज़ ने बोला, और अभी जैसा हम सबको पता भी है कि हमारे देश में HIV एड्स एक्ट आ चुका है ना, कानून बन चुका है 2017 में, और ये कानून कई सारे ऐसे अधिकारों को सुरक्षित करता है ना, जहाँ पर हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं, जहाँ पर अगर HIV की जांच भी करनी है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, और जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अंडर एज बच्चे हैं, 18 साल से कम हैं और HIV के साथ जी रहे हैं, तो उनको पूरा का पूरा जो है 18 साल तक मैच्योर होने तक जीवन जीने का अधिकार है उनकी पैतृक संपत्ति में, और साथ ही साथ वो कर्तव्य है उसके सिबलिंग्स का या उसके जो केयर टेकर हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, कि वो उसको एक सम्मान से जीने का अधिकार दें, उसको पूरी शिक्षा दें, उसको उस घर में रहने का अधिकार दें जहाँ पर उसके माता पिता उसको छोड़ कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कानून जो है वो कवर कर रहा है। जब बात आती है कि कितना पता है आज लोगों को इस कानून का, क्योंकि अगर आज हम देखते हैं जैसे कि अपना जो विहान प्रोग्राम चल रहा है, पूरे देश भर में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर ऐसे भी केसेस आते हैं कि महिला गर्भवती है, उसको पता चला कि उसकी जांच पहले हुई है, भले उसके पति को पहले से HIV है, वो ART पर रजिस्टर्ड है, वो लेकिन बताता नहीं है अपनी पत्नी को कि मैं HIV के साथ जी रहा हूँ। जैसे ही पत्नी का पता चलता है तो गाँव में डिंडोरा पीट देता है कि मेरी पत्नी HIV लेकर आई और मेरे को इन्फेक्ट कर दिया, और फिर वहाँ पर वो कई सारी जो वायलेंस है उस महिला को फेस करनी पड़ती है, प्लस आने वाले बच्चे को भी फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया। अगर उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया उसकी माँ को, तो वो पहले ही अनाथ हो गया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो अभी भी हमारे यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन लोगों को कानून का ही नहीं पता है कि हम उस कानून का सहारा लेकर अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जागरूकता लाने की बात है और जहाँ एक्शन लाने की बात है, तो हम जो अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से ये कानून को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ खासकर अगर महिलाओं की और बच्चों की बात करें, तो जो भी महिलाएं या बच्चे HIV के साथ जी रहे हैं या फिर कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो उनको उनके वैधानिक अधिकारों का पता हो, और उनके लिए वैधानिक सहायता बिल्कुल निःशुल्क है। उनको कहीं पर उसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो सरकारी वकील होंगे वो एकदम निःशुल्क रहेंगे और उनके लिए वो लड़ेंगे। तो ये जो सारे प्रावधान हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने की भी ज़रूरत है। और मैं दूसरी बात से भी बहुत एग्री करती हूँ कि जो एक अंडर एज वाला जो क्लॉज है, जिसका हमने एक अपने देश में हम बोलें कि हमने खुद का अपना एक स्वयं का दायरा बना रखा है। चाहे उसको हम शिक्षा में अगर बात करें, आप देखिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन अलाउ ही नहीं है। स्कूल में अगर आप 10 साल से ऊपर के बच्चों को या 15 से 18 साल तक के बच्चों को अगर प्रिवेंशन के बारे में या HIV के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पर कि यौन या निरोध या इस तरह के शब्द आए। तो जब तक आप वो बात करना शुरू नहीं करेंगे, जानकारी फैलाना शुरू नहीं करेंगे, जानकारी आएगी कहाँ से? तो लोग ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी लेकर अपने जोखिम में बढ़ाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे भी अभी काफ़ी एडवोकेसी करने की ज़रूरत है। खासकर अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग के साथ में, सामाजिक अधिकारिता के साथ में, और भी कई सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं जहाँ बाल अधिकारिता की हम बात करते हैं, या फिर कई सारे ऐसे कानून हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में है बच्चों के हितों के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो जो वैधानिक शिक्षा बढ़ाने की बात है, जो जागरूकता बढ़ाने की बात है, मुझे लगता है उसके द्वारा हमें कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? नहीं तो दोबारा हम लोग जाएंगे। जो लोग अभी भी लोग ऑनलाइन बने हुए हैं, नो क्वेश्चंस। ऑनलाइन वालों से एक बार पूछ लो। पूछ रहा हूँ, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी का कोई और कमेंट क्वेश्चन है? यहाँ पर यहाँ ऑडियंस में एक पीछे। So I don't know, I mean, we don't hear so much about that generation, what are they doing, how are they managing. That senior citizen generation is also one voice, I feel, both the voices, one is the children and one is that. Both voices,
Please, at our level, we hear very less. So if you can. सो एक मतलब मैं कमेंट उसके ऊपर ये करना चाहूँगा, एंड आई विल कंक्लूड फ्रॉम दैट, कि एजिज्म जो है, जिसका यानी कि डिस्क्रिमिनेशन द बेस ऑफ एज, जैसे रेसिज्म होता है कि एजिज्म भी एक है, कि हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि 18 साल से नीचे जो है उनको समझ नहीं है अपनी बॉडी के बारे में, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, और जो है उनको सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और उसी हिसाब से जो है जो अबव 50 या 55 है तो उनको भी जो है अपना सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, वो शायद सेक्स नहीं करते, उनको कुछ चाहिए ही नहीं इन्फॉर्मेशन या नॉलेज, जबकि डेटा ये कह रहा है कि आपको या तो बहुत यंग में मिल रहा है HIV इन्फेक्शन या अबव 50 में मिल रहा है। तो ये दोनों जो है ना, एक एजिज्म का जो इशू है कि एज के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, ये कहीं बहुत बड़ा इशू है और उसको ख़त्म होना चाहिए मुझे लगता है। दूसरा जो उसके साथ ही एक लिंक्ड इशू है कि हमको अब जैसे मोना जी ने कहा 3rd जनरेशन में पहुंच गए, तो लाइफ स्पैन तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन लाइफ स्पैन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या है, एक्सेस क्या है सर्विसेज का, क्या हम लोग जो है नए इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जैसे कैंसर्स हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, इनोरेक्टल कैंसर हो, या और तरह के जो नॉर्मल डिजीज़ होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है HIV के जैसे जीवित लोगों के अंदर या जो HIV के साथ जी रहे हैं, वो एक अलग किस्म से होता है। उसकी हो सकता है कि डोजे जो मेडिसिन की डोज हो वो अलग हो सकता है उसका ART के साथ इंटरफेरेंस हो, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है आज तक, क्योंकि कोई ट्रायल्स ऐसे हुए नहीं है जहाँ पर ये देखा गया हो कि डायबिटीज़ की ड्रग्स या हाइपरटेंशन की ड्रग्स का जो है एंटीवायरस के साथ जो लॉन्ग टर्म है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका इंटरफेरेंस है नहीं है, क्या होता है। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ी इशू मुझे लगता है कि एक अपने आप में रिसर्च का एक विषय है और उसके ऊपर और ज़्यादा जो है काम होना चाहिए। तीसरा जो इशू नज़र आया जो है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में शुरू है, और वो जब तक रहेगा तब तक तो HIV नहीं जा सकता, चाहे वो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एज के ऊपर हो, चाहे जेंडर के ऊपर हो, चाहे वो ड्रग यूज़ के ऊपर हो। हम एक तरफ मानते हैं कि ड्रग यूज़ जो है एक हेल्थ प्रॉब्लम है, इट इज़ लाइक अ डिजीज़, दूसरी तरफ हम उसको जो है एक जैसे सामाजिक इशू, सोशल इशू मान के जो है फिर उन लोगों को जेल में भी डाल देते हैं एज ए क्रिमिनल। अब आपको हाइपरटेंशन है तो क्या आप जेल में जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप डायबिटीज़ है तो क्या आप उनको जेल में डालते हो। तो अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है, अगर वो आप मानते हो कि वो व्यक्ति बीमार है, तो फिर उसको जेल में डालने का क्या मतलब हुआ। उसको सीधी सी बात है कि उसको जो है अपना ट्रीटमेंट दो, उसको जो है OST उपलब्ध करवाओ, उसको जब अब मज़े की बात यह है कि आपने जो डायबिटीज़ की दवाई है उसके ऊपर तो आपने जो है GST वगैरह हटा दिया, उसको असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में भी ले आए, ARV भी असेंशियल ड्रग की लिस्ट में है, लेकिन OST की जो ड्रग्स हैं जैसे बुप्रेनोर्फिन है या मेथाडोन है या फिर नेक्सोलॉन है जो साइड इफ़ेक्ट्स को या ओवरडोज को ट्रीट करती है, वो उसके ऊपर आज तक जो है उसको असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में नहीं लेके आए। अगर वो एकमात्र 3 ही चीज़ें तो हैं अपने पास OST में, अगर आपको करना है तो अगर उसके ऊपर भी काम कर सकते तो मुझे लगता है कि इक्वलाइज के लिए तो हमारा बहुत एक लंबी जर्नी अभी बाकी है। तीसरा जो है डीक्रिमिनलाइजेशन एक अपने आप में अलग चीज़ है जो सब लोग बोल रहे थे, अगर मैं इसको समअप करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्टेंस और सोशल जस्टिस दूसरी एक पहलू है। तो हमने डीक्रिमिनलाइज तो बहुत किया है, चाहे वो सेक्स वर्क को कर दिया हो, चाहे वो 377 हटा दिया हो, अभी जो है ड्रग यूज़ भी होना बाकी है, लेकिन जो है उसके साथ साथ सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा, उसके ऊपर जो पॉजिटिव है, चाहे वो गे मैन को मैरिज का राइट हो, चाहे अडॉप्शन का राइट हो, चाहे ट्रांस वुमेन को जो है अपना इक्वल एक्सेस ऑफ सर्विसेज का ट्रांस वुमेन को राइट हो, तो वो अभी तक जो है वो हुआ नहीं है। और जब तक डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल जस्टिस नहीं है, उसकी एक लड़ाई अभी बहुत बड़ी बाकी है जो मुझे लगता है। दूसरा लीगल अवेयरनेस उसके साथ साथ जुड़ी है कि हम लोग लीगल अवेयरनेस काम होना चाहिए, तभी इक्वलाइज की तरफ हम बढ़ पाएंगे। उसके आगे जो है कि आपने डिक्रिमिनलाइज किया, एक्सेप्टेंस और सोशल जस्टिस के साथ साथ एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और एम्पावरमेंट की कहीं ना कहीं गाड़ी रुक सी गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एम्पावरमेंट आप यंग लोगों को एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बिलो 18 वालों को, चाहे वो थ्रू जो है वर्चुअल स्पेस हो, चाहे कोई और हो, और एजुकेशन हम कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट।
और कहीं जाके जो ये पहले जो एक मास कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स होते थे, शायद उतनी बड़ी स्वरूप में ना हो, लेकिन एक फोकस्ड रूप में वापस यंग लोगों के साथ उनको लाने की ज़रूरत है, ताकि उनको HIV के बारे में एजुकेट किया जाए, चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन मास स्केल पे होना चाहिए। और बेसिक्स ऑफ HIV के ऊपर जो है अपना स्किल बिल्डिंग का हम लोग अभी भी वही सोच रहे हैं कि स्किल बिल्डिंग जो है लाइवलीहुड ऑप्शंस, तो लाइवलीहुड ऑप्शंस के बारे में अगर हम आज भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इक्वलाइज तो नहीं हुए किसी भी हालत में। और इक्वलाइज होने के लिए अगर हमको लाइवलीहुड ऑप्शंस का इशू रेज़ करना पड़ रहा है, तो ये तो नॉर्मली होना चाहिए कैसे भी हो जो है अपना। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इशू उभर के आ रहा है आज की डेट में। और जहाँ तक जो है लास्ट जो मैं कहना चाहूँगा कि जो गुलफाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आया था कि हमने जो है पूरे HIV के काम को टाइपोलॉजीज़ में बांट दिया। एक हद तक सही है वो कि आपको थोड़ा कुछ जानने अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अब इंटरसेक्शनैलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वो टाइपोलॉजी की साइलो से हमको बाहर दोबारा निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक कोई गे मैन है, जब वो वीकेंड पे रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ करता है या इंजेक्टेबल यूज़ करता है या केमसेक्स वगैरह, तो वो हार्म रिडक्शन के लिए भी उसको पहुंचना चाहिए। अगर वो HIV के साथ जी रहा है तो उसको HIV के बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर जो है वो सेक्स वर्क कर रहा है तो उसको सेक्स वर्क के राइट्स भी पता होने चाहिए। तो इंटरसेक्शनैलिटी का महत्व बहुत बढ़ गया है। और हम लोग अभी भी जो है, हमको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोगों को जो है टाइपोलॉजी की साइलों से बाहर निकलना होगा और एक इंसान को एक इंसान के रूप में देखना होगा कि एक इंसान जो है सिर्फ एक MSM या सेक्स वर्कर या स्ट्रेट नहीं है, उसके जो है और भी राइट्स हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मतलब जो है मैं आज बहुत खुश हूँ कि काफ़ी सालों बाद जो है हम लोग दोबारा जो है, कोविड में बंद हो गई थी ये सब चीज़ें, हमने दोबारा शुरू किया है इस को। और सबसे जो है मेरा तो मतलब जो अलायंस में जाके मुझे खुशी होती है यहाँ पर आके कि शायद कल तक आपको मालूम पड़ेगा या परसों तक जो है, अभी भी ऐसा है जब बोल रहे हैं, अभी कई ऑनलाइन इवेंट्स वर्ल्ड एड्स डे के हो रहे हैं, लेकिन ये शायद इवेंट अपने आप में एक बहुत यूनिक इवेंट है जहाँ पूरा पैनल जो है वो की पॉपुलेशन या पीपल लिविंग विद HIV, जो उसके कोर है ग्रुप्स, जो सेंटर है ऑफ द एपिडेमिक, उससे लीड है। सो इससे बढ़िया कम्युनिटी लेड और कम्युनिटी ओन्ड का एग्जांपल मुझे नहीं मिल सकता और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से जो है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। ओके, थैंक यू।